हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में कि भाई टेट्रासाइक्लिन कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई डिजीज हुआ है, बीमारी हुई है, तो उसको कैसे ठीक करती हैं। सो टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम उसका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन यानी कैसे वो बॉडी के अंदर काम करती है, कितने तरह की टेट्रासाइक्लिन होती है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, कौन से स्पेक्ट्रम की वो एंटीबायोटिक होती है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बॉडी के अंदर वो कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया है उनको ट्रीट करती है, उनका यूजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टेट्रासाइक्लिन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर की, तो केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर नाम से ही पता चल रहा है टेट्रासाइक्लिन मतलब उसके अंदर 4 साइकिल प्रेजेंट होती हैं, रिंग प्रेजेंट होती हैं। और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, वो थी क्लोरटेट्रासाइक्लिन। क्लोरटेट्रासाइक्लिन को सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था। और जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ से मिलती है हमें, तो ये मिलती है हमें सॉइल एक्टिनोमाइसिटिस से। देखिए, अब अगर हम टेट्रासाइक्लिन को क्लास के आधार पर डिवाइड करें कि भाई टेट्रासाइक्लिन कौन सी क्लास के अंदर आती हैं, सो टेट्रासाइक्लिन आती हैं, अगर हम इसको मैकेनिज्म एक्शन के बेस पे डिवाइड करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं, यानी टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और दूसरा, अगर हम इसको स्पेक्ट्रम के आधार पर देखें तो टेट्रासाइक्लिन जो होती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक होती हैं, यानी ऐसे वाइड रेंज के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। टेट्रासाइक्लिन कितने तरह की होती है, कौन कौन सी क्लास के अंदर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन 4 तरह की होती हैं, 4 तरह से उसको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है टेट्रासाइक्लिन का, और वो है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये कम समय तक बॉडी के अंदर अपने इफेक्ट शो करती हैं। शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो इसके अंदर आती है टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोरटेट्रासाइक्लिन। ये तीनों टेट्रासाइक्लिन शॉर्ट एक्टिंग होती है, यानी कम समय तक बॉडी के अंदर इनका इफेक्ट आता है। और अगर हम इनके टी हाफ की बात करें कि भाई टी हाफ कितना होता है इनका, तो इनका टी हाफ होता है 6 घंटे, 6 आवर्स इनका टी हाफ होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब ये लंबे समय तक बॉडी के अंदर वर्क करती है, अपना इफेक्ट शो करती हैं। लॉन्ग एक्टिंग का जो टी हाफ होता है वो होता है 18 घंटे, 18 हॉर्स। और इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, जो एंटीबायोटिक आती हैं, वो है मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये जो दोनों मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है, ये लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। अब इन दोनों के बीच में जो काम करती हैं, यानी जो ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग भी नहीं होगी और ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग भी नहीं होगी, इन दोनों के बीच में जो वर्क करती हैं वो होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो एंटीबायोटिक होती हैं, उसका जो टी हाफ कितना होता है 12 घंटे, 12 हार्स। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, डोमेक्लोसाइक्लिन और मेथासाइक्लिन। जो डोमेक्लोसाइक्लिन है और मेथासाइक्लिन है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है न्यूअर टेट्रासाइक्लिन। जो नई टेट्रासाइक्लिन है वो कौन सी है, टाइगेसाइक्लिन। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि न्यूअर एंटीबायोटिक के अंदर आती है, न्यूअर टेट्रासाइक्लिन के अंदर आती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है इस पॉइंट के अंदर। वो क्या है कि भाई जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं, थोड़ी कम सॉल्युबल होती हैं। लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन की सॉल्ट फॉर्म होती है, यानी अगर हम इनके साथ सॉल्ट फॉर्म ऐड करते हैं, इनका जो टेट्रासाइक्लिन का सॉल्ट फॉर्म होती है वो वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल हो जाती हैं। सो टेट्रासाइक्लिन वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं, लेकिन अगर इसका सॉल्ट फॉर्म होता है तो सॉल्ट फॉर्म हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है टेट्रासाइक्लिन का कि भाई टेट्रासाइक्लिन कौन कौन सी कंडीशन के अंदर या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, टेट्रासाइक्लिन को उस कंडीशन के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो टेट्रासाइक्लिन को जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क, पनीर, चीज़। तो ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके साथ टेट्रासाइक्लिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि एंटासिड है, आयरन प्रिपरेशन है, या फिर सुक्रालफेट है। सुक्रालफेट क्या करता है, ये जो स्टमक के अंदर अल्सर हो जाते हैं, उन अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ताकि अब जब हम डेयरी प्रोडक्ट के साथ टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है
वो इम्पेयर हो जाता है या फिर एब्जॉर्प्शन में कुछ ना कुछ अल्टरेशन कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा ये है कि टेट्रासाइक्लिन जो है, हम कुछ ऐसी ड्रग्स है जैसे कि कोलेस्ट्रामाइन है, कोलेस्टिपोल है, इनके साथ भी टेट्रासाइक्लिन को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती हैं। इसीलिए हम टेट्रासाइक्लिन डेयरी प्रोडक्ट के साथ या फिर जैसे कोलेस्टिपोल है, कोलेस्ट्रामाइन है, इनके साथ यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो टेट्रासाइक्लिन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड किया जाता है। अब अवॉइड क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक तो इरिटेशन कॉज करता है, यानी जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेस्ट करवाते हैं तो इरिटेशन कॉज करता है, साथ ही साथ इसकी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, लो एब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो ड्रग होगी, एक्टिव ड्रग होगी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा। अब दो ही ऐसी एंटीबायोटिक है जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन, इन दोनों का यूज़ इंट्रावीनस के थ्रू होता है, आईवी रूट से इनका यूज़ होता है। और जो अदर एंटीबायोटिक होती है उनको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज करती है। यानी जहाँ पे इंजेक्शन हम इंजेस्ट करवाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। मतलब ये थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए ओनली जो डॉक्सीसाइक्लिन है और मिनोसाइक्लिन है उनका आईवी रूट से यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो टेट्रासाइक्लिन है वो कौन से स्पेक्ट्रम की है, उनका क्या स्पेक्ट्रम है, कौन कौन से बैक्टीरिया है उनको ये इनहिबिट करती है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करती हैं। और जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है, यानी वाइड रेंज के, वाइड वेराइटी के जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करती हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? जैसे कि क्लोस्ट्रीडिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम है, उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है। और कुछ कोकाई भी हैं। कोकाई के अंदर कौन कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस पायोजन, MRSA यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो इन बैक्टीरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो टेट्रासाइक्लिन है वो इनहिबिट करती है। साथ ही साथ कुछ प्रोटोजुआ भी है। प्रोटोजुआ में जैसे कि एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका है, हाई कंसंट्रेशन पे उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैसे रेजिस्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक से बचने के लिए या उस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए रेजिस्टेंस कॉज करते हैं या फिर उस एंटीबायोटिक को ही रेजिस्ट कर देते हैं, इसलिए वो अपने आप का बचाव करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन है वो रेजिस्ट हो जाती हैं, बैक्टीरिया उनको रेजिस्ट कर देते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस अपटेक एंड इफ्लक्स ऑफ एंटीबायोटिक बाय बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस एंटीबायोटिक के रीअपटेक को कम कर देते हैं। यानी जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसके रीअपटेक को कम कर देंगे, साथ ही साथ उनका इफ्लक्स बढ़ा देंगे। यानी अगर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर चली भी जाती है, बैक्टीरिया के अंदर परमिएट कर जाती है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? फोर्सफुली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। मान लो कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको वापस बाहर निकालते हैं। तो इस बाहर निकालने को हम बोलते हैं इफ्लक्स। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसकी जो इफ्लक्स होता है उसको बढ़ावा देते हैं, यानी जो एंटीबायोटिक है उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालते हैं और उसके रीअपटेक को कम कर देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं आएगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करेगी। सेकंड है डिस्प्लेसिंग, यानी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक के बाइंडिंग साइट होती हैं वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जहाँ पे टारगेट जो बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जाके बाइंड होती है, उस बाइंडिंग साइट से ही टेट्रासाइक्लिन को डिस्प्लेस कर देते हैं, बैक्टीरिया उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो वहाँ पे जाके बाइंड नहीं होगी, बाइंड ही नहीं होगी तो उसके इफेक्ट नहीं आएंगे, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो इनहिबिट नहीं कर पाएगी, उसके इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाएगी। थर्ड पॉइंट है एक्टिवेटिंग एंजाइम डेट इनएक्टिवेट एंटीबायोटिक, यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक ऐसा एंजाइम बनाते हैं या ऐसे एंजाइम को एक्टिव करते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं और जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ है वही एंजाइम जाके एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देता है।
और जब एंटीबायोटिक इनएक्टिवेट हो जाती है तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पाएगी, यानी इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर देते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट नहीं आता है, यानी बैक्टीरिया को वो इनहिबिट नहीं कर पाती है। सो अगला पॉइंट है टेट्रासाइक्लिन के कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं जब हम टेट्रासाइक्लिन को यूज करते हैं, तो कुछ अनवांटेड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, यानी साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं टेट्रासाइक्लिन के। तो सबसे पहले है जीआईटी के अंदर ये क्या क्या कॉज करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है इरिटेशन एंड बर्निंग, यानी जब हम टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट है जैसे कि बर्निंग होना या फिर इरिटेशन कॉज करना, यानी इरिटेशन होता है और साथ ही साथ इसोफेगल अल्सर भी ये कॉज करती है, अल्सर वगैरह भी हो जाते हैं। सेकंड है नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। तो टेट्रासाइक्लिन के यूज के कारण कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी फीलिंग आती है, वॉमिटिंग स्टार्ट होने वाली फीलिंग आती है, तो उसको हम बोलते हैं नोजिया, और उसके बाद वॉमिटिंग। और डायरिया भी ये कॉज करती है क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है वो अनएब्जॉर्ब होता है, अनएब्जॉर्ब पार्ट जो होता है वो इरिटेशन कॉज करता है, और ड्यू टू इरिटेशन जो डायरिया कॉज होता है। सेकंड है रीनल टॉक्सिसिटी भी होती है टेट्रासाइक्लिन की वजह से। रीनल टॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं ये नाइट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करती है। जब नाइट्रोजन का लेवल जो बढ़ जाता है, नाइट्रोजन के लेवल के बढ़ने से क्या होगा, जैसे कि पॉलीयूरिया है, प्रोटीन यूरिया है, और दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है फोटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, फोटो यानी लाइट की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट आना, जैसे कि इरिटेशन होना, डर्मेटाइटिस होना, यानी अगर हम धूप के अंदर निकलते हैं या लाइट की वजह से क्या होगा, स्किन के अंदर इरिटेशन कॉज होगा। दूसरा जो साइड इफेक्ट है, टीथ और बोन के ऊपर क्या साइड इफेक्ट आता है, तो टेट्रासाइक्लिन होती है वो क्या करती है कि वो जो कैल्शियम के साथ चिलेट बनाती है, यानी कैल्शियम के साथ ये चिलेट बनाती है, तो वो कौन चिलेट जो बनाती है वो क्या है, कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, बॉडी के अंदर जो टीथ होते हैं और बोन होती है उनके अंदर जाके ये डिपॉजिट होता रहता है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का। दूसरा है सुपर इन्फेक्शन। ये सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, और उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस एंटीबायोटिक को हमने यूज किया है, क्या पता उसी एंटीबायोटिक की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। अब सुपर इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या करती हैं, उन गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देती हैं, और जब गुड बैक्टीरिया भी इनहिबिट हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, तो सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है। उनकी कमी के कारण कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि हमारी इंटेस्टिनल फ्लोरा होती है, उस इंटेस्टिनल फ्लोरा के अंदर गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो लोकली साइड इफेक्ट क्या आते हैं इसके, जब हम इसका आईवी इंजेक्शन यूज करते हैं तो साइट ऑफ इंजेक्शन पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज होता है, यानी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन, यानी किस तरीके से टेट्रासाइक्लिन बॉडी के अंदर काम करती हैं, किस तरीके से वो अपना एक्शन शो करती हैं। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करती हैं, यानी टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, यानी जो बैक्टीरिया के अंदर, ओनली बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक होती है, हम इसको इंजेस्ट करते हैं तो ये बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होती है, 30S साइट पे जाके ये बाइंड होते हैं, यानी राइबोसोमल दो साइट प्रेजेंट होती है, एक तो राइबोसोमल 50S प्रेजेंट होती है और दूसरी 30S प्रेजेंट होती है। तो टेट्रासाइक्लिन स्पेसिफिकली 30S यूनिट पे जाके बाइंड होगी, और जो एक्सेप्टर साइट होती है वहाँ पे दो साइट प्रेजेंट होती है, एक तो होती है पेप्टाइड साइट और दूसरी एक्सेप्टर साइट प्रेजेंट होती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन 30S यूनिट पे एक्सेप्टर साइट पे जाके बाइंड होगी, वहाँ पे जाके क्या करेगी, जब कोई नया अमाइनो एसिड आता है तो उस नए अमाइनो एसिड को वहाँ पे बाइंड नहीं होने देगी,
एक्सेप्टर साइट पे बाइंड नहीं होने देगी। दूसरा, जो लॉन्ग पेप्टाइड चेन बनती है उस लॉन्ग पेप्टाइड चेन का ट्रांसलोकेशन को वो इनहिबिट करती हैं, यानी जो सबसे पहले अमाइनो एसिड वहाँ पे जुड़ता है और वो दूसरे और अमाइनो एसिड आके जुड़ते हैं तो वो एक लंबी चेन बनाते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करेगी, उस अमाइनो एसिड के आने से और वहाँ पे जुड़ने को रोक देगी, साथ ही साथ जो लंबी चेन बनती है पेप्टाइड की उस चेन के बनने को भी वो रोक देती हैं। तो कुछ इस तरीके से वो प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, क्योंकि जब एक्सेप्टर साइट पे वो जाके वहाँ पे इनहिबिशन कॉज करेगी, मतलब कोई नया अमाइनो एसिड वहाँ पे आके जुड़ेगा ही नहीं। मान लीजिए इस साइट पे ये एक्सेप्टर साइट है, इस एक्सेप्टर साइट पे हमारी एंटीबायोटिक आके जुड़ जाती है। अब कोई ये नया अमाइनो एसिड है, ये नया अमाइनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ेगा ही नहीं। जब नहीं जुड़ेगा तो एक लंबी चेन ही नहीं बनेगी, और लंबी चेन ही नहीं बनेगी तो आगे जो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होगी ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, उनको ग्रो नहीं होने देती हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है टेट्रासाइक्लिन का यूजेस, कि भाई टेट्रासाइक्लिन कौन कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक करती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो कौन कौन सी इन्फेक्शन की वजह से या कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को टेट्रासाइक्लिन ठीक करती हैं। तो सबसे पहले जो टेट्रासाइक्लिन यूज़ होती है वो रिकेट्स इन्फेक्शन, यानी रिकेट्स की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करती है। उस रिकेट्स इन्फेक्शन के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, रिकेट्स के इन्फेक्शन को भी ये ठीक करती हैं। साथ ही साथ अगर दूसरा हम यूज़ की बात करें तो जो एंटीबायोटिक होती हैं वो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कोई भी तो उसको भी ट्रीट करती है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। साथ ही साथ अगर डायरिया कॉज होता है तो डायरिया को भी ठीक करती है। उसके बाद है एटिपिकल न्यूमोनिया, अगर एटिपिकल न्यूमोनिया भी होता है तो उसको भी एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होती है वो ठीक करती है। उसके बाद है कोलेरा, कोलेरा के ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन यूज होती है। यूरेथ्राइटिस के ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। दूसरा जो यूज है इसका, अगर कोई एक्ने प्रॉब्लम होती है, फेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एक्ने प्रॉब्लम होती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। साथ ही साथ अगर कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हुआ है, प्रोटोजोआ की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन यूज होती है। अब एक और यूज है टेट्रासाइक्लिन का, वो है प्लेग। प्लेग के ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन बहुत अहम भूमिका निभाती है। प्लेग के ट्रीटमेंट में ये अमीनो ग्लाइकोसाइड के साथ यूज होती है टेट्रासाइक्लिन, जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हैं उनके साथ टेट्रासाइक्लिन प्लेग के ट्रीटमेंट में यूज होती है। दूसरा है कंजक्टिवाइटिस, अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन यूज होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के बारे में, कि टेट्रासाइक्लिन काम कैसे करती है, उनका क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यूजेज और कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।